कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। एक बार वॉइस कन्फर्मेशन एक व्यक्ति कर दें कि आप तक मेरी आवाज़ सही से जा रही है या नहीं। चलिए, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। शेष अभ्यर्थी ज्वाइन करते रहेंगे। जैसे कि पिछली कक्षा में हमने काफ़ी सारी बातों पर चर्चा की थी। हम अभी वैदिक काल में प्रवेश कर चुके हैं और वैदिक काल में लगभग थ्योरी की कक्षा को हम आधा से अधिक समाप्त कर चुके हैं। पिछले क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कि जो ऋग्वैदिक काल है और जो उत्तर वैदिक काल है, उसमें बेसिक अंतर यह है कि ऋग्वैदिक काल पशुपालन पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि की स्थापना हो गई। लोहे की खोज ने कृषि को सहज और सरल बना दिया। और इस कड़ी में हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र को मजबूती मिली और साथ ही ब्यूरोक्रेसी के जन्म का भी उल्लेख मिलता है। मैंने इस कड़ी में आपको बताया था कि महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में अधिक बेहतर थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों में परिवर्तन देखे गए। हमने काफ़ी सारे बिंदुओं की चर्चा की थी और मैंने कहा था कि आज की कक्षा में हम बूस्टर फैक्ट्स के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। एक नक्शा है जो वैदिक काल को दर्शाता है। आप सभी देख सकते हैं, आज मैं इस पर चर्चा भी करने वाला हूं और यह मैप आप तक भेज भी दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इस मैप को आप सभी देख पा रहे होंगे। कई बार हमसे पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है। तो आप देख लीजिए कि वैदिक सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है, क्योंकि यह तथ्य बूस्टर फैक्ट्स के करीब में अवश्य आएगा। और जब इस तथ्य पर हम जाएंगे तो हमें इस मैप की आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल आप इसे देख कर रखें। मैं अगले स्लाइड में चलता हूं और इस पर 2-3 पॉइंट के बाद हम आएंगे। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बूस्टर फैक्ट्स में हम लोग उन तथ्यों की चर्चा करते हैं जो किसी न किसी रूप में चैप्टर में छूट जाते हैं, अथवा मुझे लगता है कि उन तथ्यों को कहीं आगे मिसलेनियस में जगह देनी चाहिए। तो ऐसे तथ्यों को मैं बूस्टर फैक्ट्स में आपके समक्ष चर्चा करता हूं। तो हेडिंग बनाकर लिखेंगे बूस्टर फैक्ट्स। बूस्टर फैक्ट्स। बूस्टर फैक्ट्स। यह आज का मुख्य तथ्य रहेगा जहां से हम कार्य करेंगे। सबसे पहला नंबर देकर लिखिए रामायण और तीर का चिन्ह। रामायण। मैंने आपको बता दिया था कि रामायण वैदिक काल का ग्रंथ है, इसको नहीं भूलेंगे। लिखिए, यह सबसे प्राचीन महाकाव्य है। यह सबसे प्राचीन महाकाव्य है। यह सबसे प्राचीन महाकाव्य है। सबसे प्राचीन महाकाव्य है एवं एवं इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की।
एवं इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। महर्षि वाल्मीकि ने की। इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक हैं। स्पष्ट हुआ? अगले ग्रंथ का नाम लिखिए महाभारत। 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 देखिए यह विश्व का सबसे बड़ा यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। 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 लेखक लिखिए वेद व्यास। लेखक वेद व्यास। लेखक वेद व्यास। श्लोक 1,00,000। श्लोक 1,00,000। श्लोक 1,00,000। 1,00,000। ब्रैकेट में लिख दीजिए, इसे सतसहस्त्री संहिता कहते हैं। इसे सतसहस्त्री संहिता कहते हैं। इसे सतसहस्त्री संहिता कहते हैं। सतसहस्त्री संहिता कहते हैं। सतसहस्त्री संहिता कहते हैं। कहते हैं। स्पष्ट हुआ? एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूं। हमने सबसे प्रथम ग्रंथ के रूप में रामायण की चर्चा की और हमने लिखा कि यह सबसे प्राचीन महाकाव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, और रामायण में 24,000 श्लोक हैं, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमने चर्चा की महाभारत की, जिसके रचयिता वेद व्यास हैं, और इसमें 1,00,000 श्लोक है जिसे सतसहस्त्री संहिता भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, शब्दों में ही अर्थ छिपा हुआ है। सत माने 100 होता है और सहस्त्र माने 1,000 होता है, यानी 100,000 यानी 1,00,000 श्लोक हैं। इसको ध्यान रखेंगे। एक नोट लिख लीजिए। नोट लिख लीजिए। लिखिए, महाभारत में अध्याय को
महाभारत में अध्याय को पर्व के नाम से जानते हैं। महाभारत में अध्याय को पर्व के नाम से जानते हैं। महाभारत में अध्याय को पर्व के नाम से जानते हैं। अध्याय को पर्व के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु, लिखिए महाभारत का छठा पर्व, महाभारत का छठा पर्व भीष्म पर्व है। महाभारत का छठा पर्व भीष्म पर्व है। महाभारत का छठा पर्व भीष्म पर्व है, जिसे गीता के नाम से जानते हैं। महाभारत का छठा पर्व भीष्म पर्व है, जिसे गीता के नाम से जानते हैं। गीता के नाम से जानते हैं। स्पष्ट हुआ? गीता के नाम से जानते हैं। अगला बिंदु, लिखिए महाभारत का फारसी अनुवाद, महाभारत का फारसी अनुवाद, महाभारत का फारसी अनुवाद फारसी अनुवाद रज्मनामा कहलाता है। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा कहलाता है। रज्मनामा कहलाता है, जिसके लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी एवं फैजी हैं। जिसके लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी एवं फैजी हैं। फैजी हैं। उसी में एक लाइन ऐड कर दीजिए, लिखिए मुगल बादशाह अकबर के आदेश पर, मुगल बादशाह अकबर के आदेश पर, मुगल बादशाह अकबर के आदेश पर महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था। मुगल बादशाह अकबर के आदेश पर महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था। महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था। फारसी अनुवाद किया गया था। स्पष्ट हो रहा है? आदित्य जी, यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? चलिए, अब मुझे आप में से कोई अभ्यर्थी बताएंगे कि रज्मनामा का अर्थ क्या होता है? रज्मनामा का अर्थ क्या होता है? लिख लीजिए, वहीं नीचे लिख दीजिए। देखिए, यहां दो शब्द हैं, रज्म और नामा। रज्म शब्द का अर्थ होता है युद्ध,
वॉर। और नामा शब्द का अर्थ होता है कहानी। तो इस आधार पर रज्मनामा का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ युद्ध की कहानी। युद्ध की कहानी, स्टोरी ऑफ वॉर। क्योंकि महाभारत युद्ध की ही कहानी है। 18 पर्व हैं और उसमें विभिन्न योद्धाओं के साथ विभिन्न योद्धाओं के युद्ध का वर्णन किया गया है। इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखेंगे। युद्ध की कहानी। आगे चलेंगे। अभी हम बूस्टर फैक्ट्स में हैं, जहां हम मिसलेनियस बातों को देखते हैं जो चैप्टर से जुड़ी हुई है। लिखिए अगला पॉइंट। देखिए उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में लोहा के लिए उत्तर वैदिक काल में लोहा के लिए श्याम अयस, अयस्क मत लिखिएगा, अयस लिखना है। लोहा के लिए श्याम अयस या कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में लोहा के लिए श्याम अयस या कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया जाता था। शब्द का प्रयोग किया जाता था। ध्यान रखेंगे इसको। अयस्क मत लिखिएगा, अयस लिखिएगा, अयस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में चावल के लिए उत्तर वैदिक काल में चावल के लिए उत्तर वैदिक काल में चावल के लिए ब्रीही उत्तर वैदिक काल में चावल के लिए ब्रीही ब्रीही शब्द का प्रयोग किया जाता था। चावल के लिए ब्रीही शब्द का प्रयोग किया जाता था। चावल के लिए ब्रीही शब्द का प्रयोग किया जाता था। अच्छा, इसमें कोई बताइए आप में से कि गेहूं के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? गेहूं। तेजी में जवाब दीजिए। पंकज जी, सभी लोग वीडियो मोड में बने रहें ताकि हमें पता चलता रहे कि आपकी स्थिति क्या है। क्या कहते थे? सही कहा है, गोधूम बिल्कुल सही उत्तर है। लिखिए उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया जाता था। गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया जाता था। गोधूम शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। कोई बताइए कि धूसर मृदभांड का संबंध किस काल से था? धूसर मृदभांड, केवल धूसर लगा हुआ है, किस काल से था?
लिखवा दिए थे, पिछली कक्षाओं में लिखा चुके हैं। केवल धूसर है, चित्रित नहीं है। हड़प्पा की सभ्यता से। और जब चित्रित लग जाएगा तो वैदिक काल से हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए। लिखिए, चित्रित, धूसर, मृदभांड का संबंध, चित्रित, चित्रित, धूसर, धूसर, मृदभांड का संबंध, मृदभांड का संबंध उत्तर वैदिक काल से है। चित्रित, धूसर, मृदभांड का संबंध उत्तर वैदिक काल से है। उत्तर वैदिक काल से है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि हरियाणा के, अति महत्वपूर्ण है कि हरियाणा के हरियाणा के भगवानपुरा से, हरियाणा के भगवानपुरा से भगवानपुरा से 13 कमरों वाला, 13 कमरों वाला, 13 कमरों वाला मिट्टी के मकान का साक्ष्य मिला है। 13 कमरों वाला मिट्टी के मकान का साक्ष्य मिला है। मिट्टी के मकान का साक्ष्य मिला है। मिट्टी के मकान का साक्ष्य मिला है। स्पष्ट हुआ? निरंजन जी, आपसे अगला प्रश्न रहेगा कि ऋग्वैदिक काल में कुम्हार को क्या कहते थे? कौन बताएंगे? कोई बता सकते हैं? कुम्हार को क्या कहते थे? लिख लीजिए। हाँ, कोई कहना चाहते हैं, बताइए। एक मिनट, एक मिनट। मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? ठीक है, एक बार दोबारा से मैं सामने आ जाऊं। हाँ, एक सही उत्तर सुनाई पड़ा है। कौन बताएंगे? कुलाल कहते थे। याद रखिएगा, ये सब वही क्वेश्चन है। इस बार बिहार में जब टीआरई की परीक्षा हुई थी तो तक्षण पूछ दिया था। बढ़ई को क्या कहते हैं? तक्षण। कभी कभी बीपीएससी में पूछ देता है कि कुम्हार को क्या कहते हैं, तो कुलाल। तो वैदिक काल में सबके अलग अलग नाम हैं और उन नामों को हमें संज्ञान में रखना चाहिए। ये ऐसे नाम होते हैं, यदि आपको पहले से नहीं याद हो तो निश्चित रूप से नंबर कटने की संभावना होती है। लिख लीजिए। लिखिए, वैदिक काल में, वैदिक काल में ऋग्वेद में, वैदिक काल में ऋग्वेद में ऋग्वेद में कुम्हार को
कुम्हार को कुलाल या कलाल कहते हैं, दोनों कहते हैं, कुलाल या कलाल कहते हैं। दोनों में से जो आ जाए वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय हो जाएगा। तक्षण कहते हैं, मैं आपको आगे लिखवा दूंगा। तक्षण, त अक्षर न, टौठा वाला न। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक एक बिंदु को नोट करके रख लीजिए। जब आप तैयारी करेंगे तो जब क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे या टेस्ट सीरीज देंगे तो वहाँ इन बिंदुओं का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है यदि आप डेडिकेटेड होकर याद करते हैं। वैसे आज कई छात्र एब्सेंट हैं, विभिन्न कारणों से व्यस्त हैं या छुट्टी पर हैं, अन्यथा सभी होते तो मैं इस चीज़ को और इलेबोरेट कर देता। आज तैयारी के संदर्भ में कुछ बातें बता दूं कि तैयारी कई तरीके की होती है। एक तैयारी वो तैयारी होती है जिसमें व्यक्ति लगा हुआ है, लगे होने का मतलब है औसत रूप से लगा हुआ है। एक तैयारी वो तैयारी होती है जिसमें एक एक बिंदु पर पकड़ है। और आज कुछ विशिष्ट तैयारी करने वाले लोगों को मैंने ग्रुप से बाहर भी कर दिया है। तीन तरह की तैयारी है। एक है कि मन में है कि मैं तैयारी करूंगा, ध्यान रखिएगा, और इस तथ्य को ऐसे समझिए कि थोड़ा रील से जोड़ देता हूँ कि मन में है कि मैं अधिकारी बनूंगा, लेकिन जैसे कोई रील्स देख लिया, कोई किसी कलेक्टर को निकलते हुए देख लिया तो लगा कि नहीं, यह कुर्सी मेरे ही लिए है और मैं इसी के लिए बना हूँ। फिर 2-4 दिन के बाद वो मोटिवेशन गायब हो जाता है। असली मोटिवेशन वो है जिसमें आप 1 से 1.5 साल तक रोज 5 घंटा बैठ सकें। ये असली मोटिवेशन है। यदि ये मोटिवेशन है, इस इच्छा से कोई तैयारी करते हैं, तब जाके सफलता मिल जाती है। अन्यथा क्या होता है कि यदि 2 दिन पढ़ा और फिर 2 दिन ना पढ़ा, एक दिन पढ़ लिया फिर किसी और काम में लग गए, तो फिर उस तैयारी की अवधि 7 से 10 वर्ष की हो जाती है, 8 से 10 वर्ष की हो जाती है। हर बार परीक्षाएं निकलती चली जाती है और हम कभी तैयार नहीं हो पाते। तो आज आपने देखा होगा कि मैंने ऐसे विशिष्ट सीरियस अभ्यर्थियों को ग्रुप से बाहर निकाल दिया है, ध्यान रखिएगा। तो मैं आगे चलूंगा। मैं उस तैयारी की बात कर रहा था जहां आपकी शार्पनेस बरकरार है। यदि आपसे अभी भी पूछा जाए कि चावल का प्रमाण कहाँ मिला, लोथल क्यों प्रसिद्ध था, मोहनजोदड़ो के बारे में 5 बातें पूछ ली जाए, या पाषाण युग के चालकुलिथिक काल से 5 प्रश्न पूछ लिए जाए, अथवा बोगजकोई के बारे में पूछा जाए, तो जुबान पर उत्तर होना चाहिए, जो कि ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो ये तैयारी होती है। जैसे अभी कई अभ्यर्थी जवाब दे पा रहे हैं, तो ये तैयारी है, आपको पता है तथ्य। मैं आगे चलूंगा और करंट पर भी इसी तरह से ध्यान दीजिए। एक बार जैसे नियमित रूप से अखबार को पढ़ लीजिए, जैसे पीआईबी न्यूज़ में कुछ बातें आ जाए, जैसे अभी भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री जी का निधन हुआ है, उनको अच्छा कोई बताएंगे कि मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार कहाँ किया जा रहा है या कहाँ किया गया, किस घाट पर किया गया, जो चर्चा का विषय है। यानी आप लोग ट्विटर भी नहीं देखते हैं। अभी देखिए आरजेडी ने हमला किया है, देखा कीजिए, निगमबोध घाट, दिल्ली। चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि जो विपक्ष के नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, वो कहते हैं कि इतने बड़े अर्थशास्त्री और अभट्ट विद्वान जिन्होंने भारत को अर्थशास्त्र के दिशा में एक नई दिशा दी, जिन्होंने, आपको याद होगा कि 1991 के 1991 के एलपीजी लागू होने में इनकी अहम भूमिका थी। ऐसे व्यक्ति को एक ऐसे घाट पर अंतिम संस्कार मिलना जो सामान्य लोगों का घाट है दिल्ली में, जहाँ आम जन भी जा सकते हैं। वैसे बुरा कुछ नहीं है, लेकिन एक राजकीय सम्मान के साथ किसी विशेष जगह पर इनका बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसे राजनीतिक मुद्दे जब समझ में आ रही है आदित्य जी, सभी लोग समझ पा रहे होंगे, ज्योति कुमारी जी समझ पा रहे हैं? हाँ, तो सुनाइए। और देखिए ऐसा है कि संसद अथवा सरकार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, और जहाँ तक मेरा मानना है कि दिल्ली में
जब आप नई दिल्ली का दौरा करते हैं तो देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे घाट बनाए हुए हैं जो इससे बेहतर जगह है, और मनमोहन सिंह जी उसके हकदार थे। लेकिन ऐसा नहीं किया जाना, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि राजनीति से ओतप्रोत हो सकता है। विपक्ष लगातार। हाँ। और देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के समय स्थिति अलग थी, लेकिन आज की स्थिति अलग है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ हो सकता था और इससे बहुत बेहतर हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जिस कारण से भी नहीं हुआ हो, क्योंकि ऐसी बातें सामने नहीं आती हैं। विपक्ष लगातार हमला पर हमला बोले जा रहा है, आप देखेंगे। मनमोहन सिंह जी केवल एक प्रधानमंत्री ही नहीं थे, बल्कि एक उच्च व्यक्तित्व हैं, और उनके समान जो व्यक्तित्व रहे हैं देश में, उनके लिए कुछ विशेष जगह भी रिजर्व हैं नई दिल्ली में। खैर, जो भी है, कहते हैं कि मृत्यु के बाद जब व्यक्ति आंख मूंद देता है तो इस जगत में कुछ नहीं बचता है। खैर, लेकिन ध्यान रखिएगा कि निगम बोध घाट चर्चा में क्यों है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। यह वाद का विषय भी हो सकता है। मैं आगे चलूंगा। आज मैं देख रहा था कि आरजेडी के ट्विटर हैंडल से इस बात को जोरों से उठाया गया, जोर शोर से उठाया गया कि ये बड़े शर्म की बात है, और सत्ता पक्ष के लिए तो यह डूब मरने की बात है। ऐसे ऐसे पोस्ट उसमें आ रहे थे, तो ध्यान रखिएगा। बस हमारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। शेष वही बात कि कोई भी व्यक्ति हो, मृत्यु के बाद जगह मायने नहीं रखता है, और निगम बोध घाट भी सामान्य जन का घाट तो है ही। मैं आगे चलूंगा। हम किस बिंदु पर थे, एक बार देख लीजिए। आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। देखिए, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। समिति कौन सी समिति है, कौन बताएंगे? सभा और समिति वाली, वही जो राजा को शासन में सहयोग प्रदान करते थे। तो लिखिए, ऋग्वैदिक काल में समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ईशान। ईशान कहा जाता था। जबकि जबकि गुप्तचरों को क्या कहते थे? जल्दी से कोई बताए, क्या कहते थे? इसको बोलते थे अस्पृश्य। अस्पृश्य। जबकि गुप्तचरों को अस्पृश्य कहते थे, या कहा जाता था। अस्पृश्य कहा जाता था। स्पष्ट हुआ? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस काल में हल के लिए इस काल में हल के लिए हल के लिए सिरा एवं लांगल इस काल में हल के लिए सिरा एवं लांगल शब्द का प्रयोग किया जाता था। सिरा एवं लांगल शब्द का प्रयोग किया जाता था। सिरा एवं लांगल शब्द का प्रयोग किया जाता था। किया जाता था।
स्पष्ट हुआ? ध्यान रखिएगा कि अभी मैंने चर्चा भी की, बढ़ई के लिए एक शब्द होता था तक्षण, और चिकित्सक के लिए एक शब्द था भीषज। इसको भी नोट कर लीजिए, भीषज, बढ़ई के लिए तक्षण। ये टीआरई 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रख लेंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा जो भी बिहार में हुई थी उसमें इस प्रश्न का जिक्र किया गया था, और इसके पहले बीपीएससी ने कई बार पीटी में इस प्रश्न को पूछा है। तो हमने और दो नए शब्द सीखे, तक्षण और भीषज, अर्थात बढ़ई और चिकित्सक। कोई बताएंगे कि चिकित्सा का देवता किसे माना गया था? अश्विन को माना गया था। लिख लीजिए। देखिए, ऋग्वैदिक काल में चिकित्सा का देवता अश्विन को माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में चिकित्सा का देवता अश्विन को माना जाता था। अश्विन को माना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए, इस काल में निष्क न हर्षिकार, मूर्धन्य स और क संयुक्त। इस काल में निष्क क्या था? स्वर्ण आभूषण अथवा सोने का सिक्का। तो लिखिए, निष्क स्वर्ण आभूषण एवं स्वर्ण सिक्के का व्यंजक था। स्वर्ण सिक्के का व्यंजक था। स्वर्ण सिक्के का व्यंजक था। स्वर्ण आभूषण एवं स्वर्ण सिक्के का व्यंजक था। एक बार देखिए तो क्लैरिटी इसमें ज्यादा बढ़िया है या उसमें ज्यादा बढ़िया थी? ये ज्यादा क्लियर दिख रहा है या वो बैकग्राउंड ज्यादा क्लियर था? इसी में रहने देते हैं। आपने लिख लिया इसे, हम आगे चलेंगे। हमने निष्क के विषय में जान लिया है। शतमान के बारे में भी पढ़ेंगे। शतमान क्या था? जल्दी कोई बताएं। कोई नहीं बता? बहुत बढ़िया, चांदी का सिक्का था। निष्क और शतमान एक साथ पढ़ाए जाते हैं, मैं आगे आपको ये भी लिखवा दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला बिंदु लिखिए। ऋग्वैदिक काल में कई विदुषी महिलाओं का साक्ष्य प्राप्त होता है। ऋग्वैदिक काल में कई विदुषी महिलाओं का साक्ष्य प्राप्त होता है। साक्ष्य प्राप्त होता है। साक्ष्य प्राप्त होता है।
जैसे जैसे गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा, 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 घोषा, 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 विश्व आरा, विश्व आरा, विश्व आरा, अपाला, अपाला, सिकता, 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 रत्नावली, रत्नावली, इंद्राणी, इंद्राणी, एवं गोधा, गौकार धाकार। ये सब किनके नाम हैं? किनके नाम हैं? विदुषी महिलाओं के। वही है, पुरुषों के संदर्भ में विद्वान का प्रयोग करते हैं तो महिलाओं के संदर्भ में विदुषी का प्रयोग करते हैं। ये ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाएं हैं। यदि कभी आपसे पूछा जाए कि ऋग्वैदिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के विषय में बताइए, तो आप कह सकते हैं कि चूंकि शैक्षिक स्थिति बेहतर होने के कारण ऋग्वैदिक काल में विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। इसको ध्यान रखिएगा। कई प्रमाण हैं जो महिलाओं के अच्छे उत्थान की स्थिति को दिखाते हैं। आगे चलेंगे। मैंने पिछले क्लास में आपके साथ चर्चा की थी कि आर्य कहाँ से आए हैं। इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, जिसमें तिलक के विचार, जैसे मैक्स मुलर का विचार, या फिर मैंने लिखाया था दयानंद सरस्वती का विचार। तो 3 विचारों की चर्चा हमने वहाँ की थी। हम उन्हीं विचारों में से कुछ विचारों को भी लिखेंगे। देखिए, तिलक ने आर्यों का तिलक ने आर्यों का आर्यों का मुख्य निवास स्थान तिलक ने आर्यों का मुख्य निवास स्थान मुख्य निवास स्थान मुख्य निवास स्थान आर्कटिक प्रदेश को माना है। आर्कटिक प्रदेश को माना है। आर्कटिक प्रदेश को माना है। जबकि जबकि मैक्स मुलर ने मध्य एशिया को माना है। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया को माना है। मध्य एशिया को माना है, जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आदित्य जी आप बताएंगे कि आर्यों की भाषा क्या थी और आर्यों की लिपि क्या थी?
भाषा थी संस्कृत और लिपि क्या थी? और कोई? लिपि ब्राह्मी थी, इसको ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए। देखिए, आर्यों की भाषा संस्कृत थी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी, जबकि जबकि ऋग्वेद की मूल लिपि जबकि ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। मूल लिपि ब्राह्मी थी। ब्राह्मी थी, याद रख लेंगे। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी कंफ्यूजन पैदा करता है। हमें अक्सर लगता है कि देवनागरी होगी, लेकिन ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वो ब्राह्मी लिपि में है, इसको ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आर्यों का अर्थ होता है, आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन, इसकी चर्चा हमने पहले भी कर ली थी। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए वैदिक संहिताएं, वैदिक संहिताएं, वैदिक संहिताएं वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, अरण्यक एवं उपनिषद ब्राह्मण, अरण्यक एवं उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक एवं उपनिषद काल क्रमानुसार है, मानी सीरियल में है, पूछा जा सकता है। काल क्रमानुसार है, काल क्रमानुसार है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऋग्वेद के, अगला बिंदु, ऋग्वेद के ऋग्वेद के 10वें मंडल के
10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किसका उल्लेख मिलता है? पुरुष सूक्त में सही उत्तर है चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। 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 यह बार बार पूछा गया क्वेश्चन, इसको टिक करके रख लीजिए। बीपीएससी क्वेश्चन बैंक को जब आप अवलोकित करेंगे तो आप देखेंगे कि यह प्रश्न 10-15 बार पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऋग्वेद सामवेद एवं यजुर्वेद को वेद त्रयी अथवा त्रयी कहते हैं। वेद त्रयी अथवा त्रयी कहते हैं। वेद त्रयी अथवा त्रयी कहते हैं। त्रयी कहते हैं। वेद त्रयी अथवा त्रयी कहते हैं। अब हम देखेंगे किस वेद में क्या क्या है। अगला पॉइंट की ऋग्वेद और तीर का चिन्ह। इसमें क्या है? देवताओं की स्तुति है। अच्छा, गायत्री मंत्र तो एक मंडल में है। यदि संपूर्ण रूप से संकलित रूप से पूछा जाए तो ऋग्वेद में क्या है? देवताओं की स्तुति, एक शब्द में कह सकते हैं। लिखिए सामवेद, इसमें क्या है? कौन बताएंगे? बिल्कुल सही उत्तर है संगीत। यजुर्वेद, इसमें क्या है? वेरी गुड। इसमें ध्यान दीजिएगा, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। इसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है। इसको ये याद है कि नहीं है याद? कितने लोगों को याद था? हाथ खड़ा करें। बहुत बढ़िया। इसमें लिख लीजिए, यजुर्वेद में स्त्रोत एवं कर्मकांड, ब्रैकेट में लिख दीजिए बलि प्रदान की चर्चा भी है। 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 स्पष्ट हुआ? अब कौन सा वेद बचा?
अथर्ववेद। तो चौथा लिख दीजिए अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसमें लिखिए जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण का उल्लेख है, का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट, हमने गोत्र शब्द की काफी विस्तार पूर्वक चर्चा की कि किसी गोकुल की सेवा करने वाले सभी लोग एक गोत्र के होते थे। तो लिख लीजिए गोत्र शब्द का, गोत्र शब्द का गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। निरंजन जी, अगला क्वेश्चन आपसे है कि आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ क्या था? वेरी गुड। और किस मंडल में, किस देवता को? वेरी गुड। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। और ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी चीज को वैलिडिटी प्रदान करनी हो तो ईश्वर से जोड़कर देखा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। यह समाज का आदिम सिद्धांत रहा है, मूल सिद्धांत रहा है। जैसे विवाह की संस्था, तो देखेंगे गणेश भगवान को साक्षी रखकर या किसी और ईश्वर या देवता को साक्षी रखकर क्यों किया जाता है? वैलिडिटी, वैधता है उसे। तो समाज में जिन चीज़ों को वैधता दी जाएगी तो कहीं न कहीं उसे देव परंपरा से जोड़ने का रिवाज रहा है। तो इसमें लिख लीजिए, देखिए आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ, प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था, जिसे बिहार सरकार ने हाल ही में बैन कर दिया है। इसको भी ध्यान रखेंगे। बिहार सरकार ने क्या किया है? सभी लोग वीडियो मोड में रहिए। सोमरस पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, दे दिया है। और धड़ल्ले से लोग बिहार में शराब बेच रहे हैं। पुलिस नियंत्रण नहीं कर पा रही है। आगे चलेंगे, शराबबंदी कानून के बारे में भी लिखवा देंगे किसी न किसी दिन, बहुत महत्वपूर्ण है। हमने सोमरस के बारे में लिख लिया। देखिए हरियाणा प्रांत के जो लोग हैं आज भी देखिएगा, जहाँ कुरुक्षेत्र की धरती का हिस्सा है, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खंड जहाँ साम्राज्य का फैलाव था, आप देखेंगे कि आज भी वहाँ शराब की बड़ी चलती है। वैसे अब चलती पूरे देश में है, जब सोमरस है तो पूरे देश में चलती होगी। देवताओं से जोड़ दिया गया था, लेकिन आज भी इसका चलन देखने को मिलता है। आगे चलेंगे, लिखिए ऋग्वेद में ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार उल्लेख है।
ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार उल्लेख है। 250 बार उल्लेख है। ब्रैकेट में लिख दीजिए, यह किसके देवता थे? युद्ध और वर्षा के देवता। लिख दीजिए, युद्ध और वर्षा, आपको याद रहेगा। ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार उल्लेख है। ब्रैकेट में लिख दीजिए, युद्ध और वर्षा के देवता थे। वर्षा के और युद्ध के देवता थे। इसके बाद मैंने चर्चा की थी अग्नि की। वैसे ये सब लिखवा दिए हैं एक बार, लेकिन फिर भी संज्ञान के लिए आप लिख लीजिए। अग्नि की चर्चा कितनी बार है? 200 बार है। अब कौन बताएंगे कि अग्नि की भूमिका क्या थी? एक तो विवाह में अग्नि को साक्ष्य मानकर विवाह करते थे, लेकिन इनकी जो सबसे मुख्य भूमिका रही है उस समय, वह रही है क्या करने में? वेरी गुड, बहुत सही उत्तर। अग्नि का मुख्य रोल था देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता निभाना। इसको ध्यान रखिएगा। एक मैंने लिखवा दिया था, दैत्य और दानवों के बीच मध्यस्थता निभाना। वो कौन थे? वरुण देव थे। वेरी गुड। तो दैत्य दानव का पूछेगा तो दैत्य और दानव के बीच में सुलह करवाते थे वरुण जी, ध्यान रखिएगा। और देवता और मनुष्य के बीच जो मध्यस्थता का कार्य था वह अग्नि का था। लिख दीजिए इसमें ब्रैकेट में। देखिए, देवता और मनुष्य के बीच, देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता निभाते थे। देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता निभाते थे। हम एक एक बात को लिख लेंगे, कुछ बात को दो दो बार लिख लेंगे, ताकि पता रहेगा कि कौन से बिंदु परीक्षा उपयोगी हैं और कौन से परीक्षा के दृष्टिकोण से कम महत्वपूर्ण है। वैसे महत्वपूर्ण सभी हैं। आज के परीक्षा की बात की जाए तो परीक्षा का पैटर्न ऐसा हो गया है जिसमें एक एक नंबर को लेकर फाइट है, और एक एक अंक बचाने से यदि आप दूसरों से 4-5 अंक अधिक बचा लेते हैं तो रैंक में 500 से 1000 का फर्क चला आता है। बहुत ही कड़ा कंपटीशन है, क्योंकि जब से सोशल मीडिया का दौर आया है उसके बाद शिक्षण के प्लेटफॉर्म भी बढ़ चुके हैं और उसमें काफ़ी अधिक रिसर्च हुए हैं। पढ़ाने की उत्तम तकनीक का विकास हो रहा है, और साथ साथ जो हाशिए पर लोग थे, जो एफर्ट नहीं कर सकते थे, वो भी आजकल कोचिंग को एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग की फ़ी पहले से बहुत कम है। और उसके पश्चात एक और अच्छी चीज़ क्या है कि रीच, जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज़ में पहले कोचिंग की रीच नहीं होती थी, लेकिन आजकल इंटरनेट के आविष्कार ने इसको सहज बना दिया है। इस कड़ी में एक प्रश्न पूछ लेता हूं कि www के आविष्कारक कौन थे? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? चुप्पी छा गई, बहुत समय लग रहा है। टिम बर्नर्स ली, याद रख लीजिएगा। जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास लेंगे तो उसमें आपको विशेष रूप से ये सब बातें लिखवा देंगे। अभी हम मूल बातों पर आ जाते हैं। लिखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख
ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, जिसके रचयिता कौन थे? विश्वामित्र थे। जिसके रचयिता विश्वामित्र थे। जिसके रचयिता विश्वामित्र थे। याद रख लेंगे इसे। वैसे इसकी चर्चा हमने पूर्व में भी एक बार कर दी है। अब मैं एक प्रश्न आप सभी से पूछता हूं कि ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति का अर्थ क्या था? सभा किसकी संस्था थी और समिति किसकी संस्था थी? लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं, थोड़ा सा अंतर है। इसका सही उत्तर ये होगा, लिखिए, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। श्रेष्ठ जनों की संस्था थी, जबकि समिति आम लोगों की संस्था थी। जबकि समिति आम लोगों की संस्था थी। समिति आम लोगों की संस्था थी। आम लोगों की संस्था थी। स्पष्ट हुआ निरंजन जी? बेसिक अंतर आप समझ पाए होंगे। जो श्रेष्ठ लोग हैं उनकी संस्था सभा, और जो जनरल पब्लिक है उसकी संस्था को समिति कही गई। आज के संदर्भ में हाँ कर सकते हैं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। उपनिषदों की संख्या और तीर का चिन्ह 108। ये सब वैसे भी याद होगा, फिर भी लिख के रख लीजिए। उपनिषदों की संख्या 108। महापुराण कितने हैं? तो पुराण 18 हैं, तो लिख लीजिए 18। और वेदांग में क्या सब आते हैं? शिक्षा सही उत्तर है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो फिलहाल याद रख लीजिए, ये सब भी आपने लिख लिया है। अभी संख्या लिख लीजिए 6। वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या 6 है। स्पष्ट हुआ? एक क्लास और होगी जो बूस्टर फैक्ट्स पर बेस्ड होगी, जिसमें हम कुछ रचनाओं की चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ देखेंगे कि और क्या क्या बातें महत्वपूर्ण हो सकती है जो हमने मूल अध्याय में नहीं लिखाया है। उन सभी की चर्चा हम बूस्टर फैक्ट्स में करेंगे। और जैसे नित्य की भांति आज भी मार्च 2024 अभी चल रहा है, तो करंट की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। एक मैप मैंने आपको आज शुरू में दिखाया था, उसे एक बार चर्चा कर लिया जाए।
कल चूँकि ये टॉपिक आज आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ आगे जाकर आएगा, यहाँ हम इसकी चर्चा करेंगे। आप सभी एक बार इस मैप को ध्यान से देख लें। यह हड़प्पा सभ्यता का नक्शा है। यह नक्शा आपको क्लास के बाद मिल जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हिमवंत लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, कुरु लिखा हुआ है। तो मैं देख लूँ दोबारा कि विंध्य है, ठीक है। देखिए एक बड़ा नक्शा यदि भारत का रहेगा तो और सहजता हो जाएगी, तत्काल आप समझ लीजिए। इसमें जो वैदिक सभ्यता के विषय में हम पढ़ते हैं उसकी पूर्वी सीमा हिमालय और तिब्बत तक थी, इसको याद रखिएगा। जो उसकी पूर्वी सीमा थी वह तिब्बत और हिमालय तक थी, जबकि पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान तक थी। कल इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे कि विस्तार कहाँ तक था। सिंधु घाटी की सभ्यता में हमने विस्तार आपको लिखा दिया था कि पूर्वी सीमा कहाँ पर थी, कहाँ तक फैली हुई थी। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर। उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, और दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र। दायमाबाद को किस कैपिटल के नाम से जानते थे? कॉपर कैपिटल, ठीक है। तो एक बार इसको भी याद रख लीजिए, जो पूर्वी सीमा है वह हिमालय में सटी हुई है, जो पश्चिमी सीमा है वह अफगानिस्तान तक है, जो उत्तरी सीमा है वो कहाँ तक है? तो वर्तमान तुर्कमेनिस्तान तक है, और जो दक्षिणी सीमा है वो कहाँ तक है? अरावली तक फैला हुआ है। फिलहाल इसको याद रख लीजिए, कल हम इस पर एक विशेष क्लास लेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर आर्यों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। हम करंट अफेयर्स की क्लास में चलेंगे, अपनी दूसरी कॉपी आप निकाल कर तैयार रखें। मार्च 2023 में हम चलेंगे। करंट को सभी लोग विशेष रूप से देखते रहेंगे। यह एक ऐसा संकलन है कि यदि आपके पास पिछले 2 साल का संकलन रहता है, जब आप परीक्षा देने जाते हैं उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे 25 में आपकी परीक्षा होगी तो 2023 से यदि आपके पास संकलन होगा और आपने रेगुलर क्लास किया है तो आप compete करने की स्थिति में रहेंगे। यही वह खंड है जहां हमें सबसे अधिक चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पूर्णतः डायनामिक खंड है। स्टैटिक पोर्शन में ऐसा होता है कि यदि आपने एक बार ठीक से पढ़ लिया है, कोई कक्षा मिस नहीं की है, और आप रिवीजन में स्वयं को बनाए हुए हैं, तो आप निश्चित रूप से 100 प्रश्न कर पाने की स्थिति में होते हैं। लेकिन यदि करंट आपका साथ देता है तो यह स्कोर बढ़कर 130-35 तक चला जाता है। और करंट की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप मेंस लिखते हैं तो मेंस लेखन की कड़ी में एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ने में, एक तथ्य को अन्य तथ्य से जोड़ने में करंट की अहम भूमिका होती है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि कुछ अभ्यर्थियों ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि सर हमने तो पहले पढ़ा था लेकिन अब हमने क्लास छोड़ दिया है और फिलहाल हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि करंट अफेयर्स मिस हो जाता है। कौन सी किताब पढ़ें कि करंट याद हो जाए? तो मैंने उन्हें सलाह दी कि करंट याद करने की चीज़ नहीं है। करंट एक अप्रोच है, एक एटीट्यूड है, एक आदत है, एक अभिवृत्ति है। यदि आप नित्य एक अधिकारी के रूप में सोचते हैं और आप देश, दुनिया और राज्य के और क्षेत्रीय समाचारों से अवगत होने का हैबिट बनाकर रखते हैं, तो आपके अंदर एक डेवलपमेंट आता है, और वो डेवलपमेंट शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, व्यक्तित्व में दिखता है कि आप इस संसार को कैसे देखते हैं। मैं कहता भी हूँ कि जैसे महिलाओं का उत्थान हो, चाहे किसी पुस्तक का विमोचन किया गया हो, चाहे गरीबी रेखा से संबंधित कोई बात हो, या रामसर स्थल की बात हो, या यूनेस्को किसी को विश्व विरासत में जगह दे दे, अथवा देखिएगा कि कोई अंतर्राष्ट्रीय युद्ध का मामला हो, जल विवाद हो, या ऐसा कोई भी तथ्य जो किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालता हो, जिससे संसार में बदलाव की गुंजाइश हो,
तो ऐसे तथ्यों को विशेष रूप से याद रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और आयोग जब भी प्रश्न सेट करता है तो आप देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों को लेता है जहां उसे लगता है कि यदि यहां आप अवेयर नहीं हैं तो आप में एक ऑफिसर का गुण नहीं है। ध्यान रखेंगे। एक बार बता दें कि पिछले क्लास में हमने किस बिंदु की चर्चा की थी। रोड मैप वगैरह लिखा दिया था आपको, विद्युत नियामक भी लिखा दिया था। लास्ट टीवी सम्मेलन हो गया था। अच्छा, आप ही बता दीजिए कि इसमें बिहार के कितने जिलों को सम्मानित किया गया? 5 जिले। कौन कौन से जिले हैं? हम्म। और पूर्णिया जिला। इसमें गोल्ड कितने जिलों को मिला है? मुजफ्फरपुर को मिला है। अच्छा पंकज जी, आप बताइए कि अभी हाल ही में किस किस रेलवे स्टेशन के उत्थान का प्रयास करके उसे विश्व स्तरीय बनाने की तैयारी है? लिखवा दिया था मैंने। और चलिए एक दूसरा प्रश्न बता दीजिए, टैफकॉप के बारे में क्या जानते हैं? बहुत सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। टैफकॉप के बारे में बता दिया था कि एक आईडी से अलग अलग सिम कार्ड रिलीज हो जाते हैं और कई बार उसका दुरुपयोग साइबर ठगी में किया जाता है। इससे निपटने के लिए टैफकॉप की अवधारणा को लाई गई है। ध्यान रख लीजिएगा। गुलशन कुमार और खुशी कुमारी का नाम किस क्षेत्र में लिया जाता है? किस भार वर्ग में आते हैं बताइए। और ये 67 किलोग्राम। किस लिए प्रसिद्ध है? किस क्षेत्र में मिला है? कुश्ती में मिला है। ठीक है। अगला एक प्रश्न है, मैं पूछ लूं। आदित्य जी, आप बताएंगे कि हाल ही में माउंट किलिमंजारो पर केवल 36 घंटे में चढ़ाई करने वाली भारतीय महिला का नाम बताइए। लक्ष्मी झा। थोड़ा सा अपडेट रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो ऐसा होगा कि यह बोझ आप पर बनता चला जाएगा यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे। और याद रखिए कि परीक्षा में आपकी विद्वता क्या है। ऑब्जेक्टिव परीक्षा में केवल गोला तय करता है, सही गोला, कि आपकी विद्वता क्या है। मैं जानता हूं, ऐसे कई अभ्यर्थियों को जानता हूं जिनके पास इंटेलिजेंसी की लेवल काफ़ी अधिक है, अच्छी तैयारी होती है, लेकिन बीच में छोड़ देने से क्या होता है कि पकड़ कम हो जाती है और जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो बी का उत्तर सी में लगता है और सी का डी में लगता है और फिर 5-10 अंकों से बाहर होना पड़ता है। तो थोड़ी सी एक्यूरेसी को बनाए रखेंगे, जीएस में इस एक्यूरेसी का बड़ा महत्व है। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछने, कोबरा के बारे में मैंने कल पढ़ाया था। ये कोबरा बटालियन क्या है और क्यों चर्चा में है? ज्योति जी, कोबरा बटालियन क्यों चर्चा में है? कोबरा का फुल फॉर्म क्या होता है? बटालियन फॉर कमांडो रेस्क्यू, रेस्क्यू एक्शन। ठीक है। देखते रहेंगे सभी लोग। थोड़ा यदि 10 मिनट रोज देख लेंगे तो आपकी स्थिति सही रहेगी। मैं कहता हूं कि जितना मैं पढ़ा देता हूं, यदि आप नित्य सुबह उठकर 30 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि फिर भूलने की नौबत ही नहीं आएगी। और पढ़ने का ये तरीका है कि जैसे हमने एक क्लास लिया और 4 पेजों में काम किया, तो आपने आज 4 पेज देख लिया, फिर कल वह बढ़कर यदि 10 पेज हो गया तो 1 से 10 को देख लिया, फिर बढ़कर 15 हो गया तो 1 से 15 को देख लिया। यदि इस तरह से रिवीजन करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए 36वें नेशनल जूनियर
36वें नेशनल जूनियर जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 2023 में बिहार के 8 खिलाड़ियों को पदक मिला है। बिहार के 8 खिलाड़ियों को पदक मिला है, जिसमें शेखपुरा अव्वल रहा। जिसमें शेखपुरा अव्वल रहा। शेखपुरा अव्वल रहा। एक प्रश्न आप सभी से पूछ लेता हूं, आज राजेश जी नहीं है वरना उनसे भी पूछता। कोई बता दीजिए कि अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस 2023 मिला तो बिहार को ही था, क्यों मिला था, किस क्षेत्र में मिला था? लिख लीजिए। बहुत चर्चा में रहा और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिससे आप सभी लोग अवगत हैं। जल जीवन हरियाली, कितने लोगों ने इसका नाम सुना है? यह रेगुलर चर्चा में होता है, मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना का हिस्सा है। लिख लीजिए। देखिए, हाल ही में बिहार के हाल ही में बिहार के बिहार के जल जीवन हरियाली हाल ही में बिहार के जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। स्पष्ट हुआ? एक लाइन लिख दीजिए। कोई बता दीजिए कि जल जीवन हरियाली की शुरुआत कब की गई थी? चुप्पी छा गई, यानी अखबार कोई नहीं पढ़ते हैं। लिखिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जयंती के अवसर पर अब किस तारीख को, कौन बताएंगे? कॉमन सेंस। 2 अक्टूबर। तो कभी यदि पूछ दे कि किस तारीख को किया गया तो वहां ये मत कहिएगा कि आपने तो लिखाया ही नहीं था। तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को है, ये सबको पता होगा।
तो लिखिए गांधी जयंती के अवसर पर 2019 में 2019 में जल जीवन हरियाली की शुरुआत की गई। 2019 में जल जीवन हरियाली की शुरुआत की गई। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, देखिए सैफ अंडर 17, सैफ अंडर 17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2023, सैफ अंडर 17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 के लिए सिवान जिले के, सिवान जिला बिहार में है, सिवान जिले के खुशी कुमारी का चयन किया गया है, खुशी कुमारी का चयन किया गया है। किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए फरवरी 2023 में औद्योगिक विकास की समीक्षा में औद्योगिक विकास की समीक्षा में औद्योगिक विकास की समीक्षा में शिवहर जिला प्रथम स्थान पर रहा। शिवहर जिला प्रथम स्थान पर रहा, प्रथम स्थान पर रहा, जबकि रोहतास का अंतिम स्थान रहा। रोहतास अंतिम स्थान पर रहा। ध्यान रख लेंगे कि शिवहर को 70 अंक मिले थे और रोहतास को इस रैंकिंग में 23 अंक मिला था। महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए हाल ही में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन भागलपुर में किया गया। विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन भागलपुर में किया गया। नेक्स्ट बिंदु लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को
हाल ही में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को हाल ही में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रूप में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रूप में मान्यता मिल गई है। मान्यता मिल गई है जिसका लागत 12,000 करोड़ रुपए है। जिसकी लागत 12,000 करोड़ रुपए है एवं लंबाई 215 किलोमीटर है। 215 किलोमीटर है। 215 किलोमीटर है। स्पष्ट हुआ। अब ये बताइए कि ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे क्या होता है? कौन बताएंगे आप में से? ये एक ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें समय की काफ़ी बचत होती है। जैसे पटना से पूर्णिया की दूरी को अभी 8 घंटे में तय किया जाता है, तो आने वाले समय में 3 घंटे में तय की जाने की तैयारी है। याद रख लेंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, केंद्र सरकार ने, आवाज जा रही है, एक बार कंफर्म कर दें। केंद्र सरकार ने बिहार के सड़क परियोजना के लिए 2023 में केंद्र सरकार ने बिहार के सड़क परियोजना के लिए 2023 में 1807 करोड़ रुपए की राशि जारी की। 1807 करोड़ रुपए की राशि जारी की। अगला पॉइंट जो मैं लिखाने वाला हूं काफी महत्वपूर्ण है और लगातार पूछा जाता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडियन इकोनॉमी के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर
बिहार में बेरोजगारी दर बेरोजगारी दर 12.3% है। 12.3% है, याद रखेंगे इसको। 12.3% है। जबकि भारत की बेरोजगारी दर 7.45% है। 7.45% है। हम नेशनल से आगे निकल चुके हैं बेरोजगारी में, राष्ट्रीय औसत से आगे हैं। जबकि भारत की बेरोजगारी दर 7.45% है। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए हाल ही में द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक का विमोचन उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किया। समीर कुमार महासेठ ने किया। जबकि इस पुस्तक के संपादक अभय कुमार हैं। इस पुस्तक के संपादक अभय कुमार हैं। अभ्यर्थियों का डेटा लगता है समाप्ति के कगार पर है और कई लोग डेटा के अभाव में लेफ्ट होते जा रहे हैं। क्लास को यहीं रोकना पड़ेगा आज। कल हम लोग इस कक्षा को फिर आगे बढ़ाएंगे और बूस्टर फैक्ट्स के माध्यम से अपने क्लास को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, अर्थात वैदिक काल समाप्ति की कोशिश करेंगे। और करंट अफेयर्स में यदि एक क्लास हम और दे दें तो कल मार्च 2023 समाप्त हो जाएगा। आप सभी लोग रिवीजन करते रहेंगे और कल पूछताछ के माध्यम से ही मैं कक्षा की शुरुआत करूंगा। वैसे कल रविवार है लेकिन फिर भी आपकी कक्षा ओपन रहेगी और कल कोशिश करेंगे कि थोड़ा पहले अर्थात 6:30 और 7 के मध्य क्लास की शुरुआत हो जाएगी। तो सभी लोग तैयार रहेंगे क्योंकि ठंड का समय है और कल मैं अवकाश में हूँ, तो कल कक्षा की शुरुआत थोड़ी पहले हो सकती है। अपना डेटा बचा कर रखेंगे और कल हम लोग वैदिक सभ्यता के साथ साथ मार्च 2023 की समाप्ति के साथ 6ठी सदी ईसा पूर्व क्रांति के युग में प्रवेश कर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कक्षा के समाप्ति की घोषणा करता हूँ। आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं।